नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूँ तो इस महीने फैटफ ने पाकिस्तान की स्टेटस के हवाले से फ़ैसला भी करना है और हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी ट्रेड बॉडीज़ के सामने ये पोजीशन ले ली है कि बासमती राइस जो है वो दर हकीकत वो एक हिंदुस्तानी ब्रांड हो सकता है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये और बात है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अपोजिशन और पाकिस्तानी जो सियासी माहौल है उसकी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पर इस वक्त जो सारा माहौल खड़ा हो रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातों के दरमियान एक महाज आराई का सा माहौल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक FIR, लीडरान के ख़िलाफ़ गद्दारी की, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की एक FIR भी दर्ज हुई है। पिटिशंस भी कोर्ट्स के सामने लाई गई हैं। हुकूमत भी इल्ज़ामात लगा रही है और अपोजिशन के लीडरान भी हुकूमत पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सबसे जो लेटेस्ट बहुत ही दिलचस्प इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अब से चंद घंटे पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि बदर रशीद नामी जिस शख्स ने FIR दर्ज करवाई है पंजाब में लाहौर के अंदर, वो दर हकीकत फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, PTI के मिनिस्टर्स हैं, वो ये FIR जो है वो दर्ज कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का क्या कहना है वो सुन लेते हैं और फिर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ हैं, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैबिनेट मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं। तो मेरी गुजारिश इन वफाकी वज़रा से है कि अगर तुम में हिम्मत है तो बदर रशीद का सहारा ना लो, बदर रशीद का सहारा ना लो, आओ अपना नाम पर्चे में दर्ज कराओ ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि तुम्हारी हकीकत क्या है। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर महंगाई के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। नाज़रीन, अभी आपने सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुझे फवाद चौधरी, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं, कैबिनेट मेंबर भी हैं। फवाद चौधरी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो कोई शक ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये शख्स जो है जिसने FIR कटवाई है लाहौर में, बदर रशीद, इसके पीछे आप लोग हैं, इसके पीछे मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ अपना नाम नहीं लिखा आप लोगों ने अपनी कंप्लेंट। देखिए, सच्ची बात तो यह है कि अगर कोई भी इस तरह की FIR होगी तो शक तो यही जाएगा कि हुकूमत करा रही है और हुकूमत के लोग जो हैं वो इसके पीछे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो FIR हुई है इसका वफाकी हुकूमत में किसी को भी इल्म नहीं था, और जब ये हुई तो एक्चुअली सब लोगों ने इसके ऊपर हमने अपनी डिस्कशन की और इसके ऊपर काफ़ी हैरत का इजहार भी हुआ कि ये कैसे जो है वो FIR दर्ज हुई है। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब की भी डिस्कशन हुई और उनके भी इल्म में लाया गया तो पता चला कि वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी इस तरह की कोई इंटीमेशन इससे पहले जो है वो नहीं हुई थी, जिसकी वजह से यकीनी तौर के ऊपर ये एक इंसिडेंट हुआ है। लेकिन बगावत के केस हम क्यों नहीं करना चाहते? हम इसलिए नहीं करना चाहते कि चोरों को बागी के स्टेटस के ऊपर क्यों बैठाना। ये तो सिंपल जो केसेस हैं, नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर, बाकियों के ऊपर, वो चोरी के केसेस हैं, बदनवानी के केसेस हैं, वो अपने केसेस का सामना करें। हमने उनको कोई बगावत में, इन लोगों ने किससे क्या बगावत करनी है? इन लोगों की कोई हिस्ट्री है बगावत की, या इन लोगों की कोई पोलिटिकल स्ट्रगल है? हम क्यों पोलिटिकल केसेस किसी के ऊपर बनाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है किसी ने, हमारे मुल्क में रवाज है कई दफा नीचे लोग कार्रवाई डालने के लिए भी कर देते हैं, तो हो सकता है उसमें किसी ने जो है वो कर दिया हो। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल तहरीक का ताल्लुक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। मैं भी खुद सोच रहा था जब मैंने ये टेलीविज़न पे देखी और उसके ऊपर मैंने अपोजिशन का रद्द-ए-अमल देखा तो मेरे जहन में भी सवाल आया कि पाकिस्तान की 70 बरस की तारीख़ में लफ्ज़ बगावत और बागी और गद्दारी जो है वो इतना ख़राब हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि हुकूमत अगर इस किस्म की FIR दर्ज कर रही है तो बहुत ही बेवकूफ़ है, क्योंकि इसका कभी कोई नतीजा निकल नहीं सका। अब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये यानी कंपनी की मशहूरी की एक तरीका भी हो सकता है कि ये, क्या कोई आप लोगों ने चेक करने की कोशिश की है कि ये शख्स जो है बदर रशीद, जिसका इससे पहले किसी ने नाम नहीं सुना, ये कौन है, ये क्यों की है इसने ये FIR, और पंजाब ही में क्यों हुई है और लाहौर में हुई है और लाहौर की पुलिस ने इसको दर्ज भी कर लिया है? तो क्या कोई इस पर आपने इन्वेस्टिगेट करना मुनासिब नहीं समझा आपकी हुकूमत ने? नहीं, चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं कि कौन है और कैसे दर्ज हुई है
और जो इस वक्त कैसे अचानक जो है उन्होंने किसी ने नीचे से जो है वो कर ली है। ज्यादातर देखें आपको पर लोग जो नीचे में कई एहलकार जो है वो कार्रवाई डालने के लिए भी ऊपर अपनी बताने के लिए कि हम बड़े एफिशिएंट हैं, वो खुद भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो हो जाती है। लेकिन हम तो देखें बगावत के मुकदमे दर्ज कराने वाले लोग नहीं हैं। अभी तो शतरंज के खेल की इब्तिदा हुई है, अभी तो बसात बिछी है, अभी तो पहली चाल PMLN ने चली है, अभी तो हमने अपनी चालें चलनी है। अभी तो मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि शाहमात के करीब जब हम पहुंचेंगे, जब हम आगे अपनी जो है अभी तो सियासत खुली है ना, तो अभी तो देखते हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में इमरान खान वजीर आजम बने। हम ये बगावत वगैरह के मुकदमों का सहारा क्यों लेंगे? हम तो सियासत का जवाब जो है वो सियासत से देंगे। और जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज का या PMLN का जो बयानिया है, ये नैरेटिव है, वो जिस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें बगावत के मुकदमे डाल के क्यों उनके नैरेटिव को जो है वो हम तकवीयत देंगे? हम तो उस नैरेटिव और बयानिया पे रखेंगे जो हकीकत है, और हकीकत यह है कि वो अपने बदनवानी के मुकदमात को, चोरी के मुकदमात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना ये नया बयानिया लेके आए। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी आपको शक ये है कि PMLN की लीडरशिप जो है और नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो दर हकीकत उस नैरेटिव को बदलना चाह रहे हैं जिसका फोकस जो है वो फाइनेंशियल करप्शन पे है, पब्लिक ऑफिस के अब्यूज में है, पब्लिक ऑफिस की करप्शन पे है। वो करना क्या चाह रहे हैं? पुराना जो एक घिसा पटा इल्ज़ाम है गद्दारी और जी देखिए ना वो करना क्या चाह रहे हैं? वो ये करना चाह रहे हैं कि जो सीधे बदनवानी के और करप्शन के केसेस हैं उनको टर्न अराउंड करना चाहते हैं कि हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। हालांकि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल तो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल 2-3 जो उनके ऊपर बड़े केसेस हैं उनको आप उठा के देख लें। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान में शुरू नहीं हुए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू नहीं कराए, पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी ने शुरू नहीं कराए, वो एक इंटरनेशनल स्कैम के नतीजे में शुरू हुए। इंटरनेशनल स्कैम जो था वो तो जर्मनी में ज़िटबर्ग अखबार जो थी उसने छापा, पैनामा में नवाज शरीफ साहब के साथ और भी दुनिया के लोग मुलव्वस थे। और ये हुकूमत वाहिद हुकूमत नहीं है दुनिया की जो खत्म हुई उस स्कैंडल के नतीजे में। इसके नतीजे में तो कम से कम 2-3 गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी जो गवर्नमेंट है उससे गई थी। और ये जो बदनवानी के केसेस थे ये एक आलमी स्कैंडल का हिस्सा थे। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस है वो केस ये नहीं है कि किसी ने किसी को पकड़ा है, उसको छितर मारे हैं और उसने बयान दे दिया है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस है वो 41 वॉल्यूम्स के ऊपर तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के नाम के ऊपर हैं। इसमें ओरल एविडेंस शामिल ही नहीं है। इसके अलावा जो जरदारी साहब के ऊपर केसेस है उसमें भी कोई ओरल एविडेंस शामिल नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर सारा रिलायंस है कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपया जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर गया और फिर पाकिस्तान के अंदर एक हिस्सा, उसका मेजर हिस्सा अभी भी पाकिस्तान से बाहर है इनके पैसों का, लेकिन उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में लॉन्डर किया गया और वो पाकिस्तान में वापस आया। तो मुझे आप बताइए कि कोई हमें इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की या इनकी जो पूरी कोशिश है फजल रहमान साहब की, वो तो यही है ना कि हम अपने इन केसेस से तवज्जो हटाएं और अपने आप को सियासी या पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो साबित कर सकें। सो जाहिर है कि ये गलत है और हुकूमत इसका भरपूर ठीक फौज साहब, हाँ, लेकिन फौज साहब आपकी बात और आपका जो सियासी तज्जिया है वो तो बिल्कुल समझ आता है, बहुत इंटेलिजेंट आप डायसेक्शन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से नवाज शरीफ साहब ने जो 2 तकरीरें भी की हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, उसमें भी दर हकीकत उन्होंने नैरेटिव को अपने ऊपर जो केसेस हैं एवन फील्ड के और अल अज़ीज़िया के जो करप्शन के केसेस हैं उन सब से तवज्जो हटा के वो उसको एक सियासी अखाड़े में अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एक डेमोक्रेसी के जहादी के तौर पर उन्होंने प्रेजेंट किया है। वो आइन की बात कर रहे हैं, वो तवज्जो
तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हम ये समझ सकते हैं, अगर हम इस एनालिसिस को मंदर रखें, कि खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं ही हैज़ फॉलोड फॉर द ट्रैप। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में जब ये कहा कि नवाज शरीफ और हिंदुस्तान की वहाँ पे कर रहे हैं सारा कुछ है, तो दर हकीकत वो नवाज शरीफ साहब ने जो जाल फैलाया है, वो जो खेल खेल रहे हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉल कर गए हैं। उन्होंने एक एम्यूनेशन प्रोवाइड कर दिया है ऑपोजिशन को इस तरह की बात करके, जिसमें अब वो प्ले कर रहे हैं। और ये एक अजीब सी FIR भी आ गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन भी आ गई है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग नए नए हैं सियासत में और उस खेल में फॉल कर गए हैं जो कि वो खेलना चाह रहे हैं आपके साथ। कुछ लोग सियासत में हमारे यहाँ शायद नए भी हैं, और ये भी बात आपकी सही है, उसमें कुछ मसाइल भी आते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो ये नैरेटिव है उसका बयान किया है, और उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो खेल है वो अपनी बदनवानी छुपाने के लिए है। अब ये जो नैरेटिव नवाज शरीफ साहब ने अब इदारों के खिलाफ किया है, वो इसलिए उसके ऊपर जो है वो हम कह रहे हैं कि ये वही नैरेटिव है जो पाकिस्तान के दुश्मनों का है। क्योंकि अगर आप फौज को कमजोर करेंगे तो फौज को कमजोर करने से इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बैनुल-अक़वामी इंटरेस्ट किसका है पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने में? जाहिर है भारत का है। और अगर नवाज शरीफ उसको डायरेक्ट अटैक करते हैं तो वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं। तो इस नैरेटिव में एक फर्क करने की आपको जरूरत है कि नवाज शरीफ साहब का बुनियादी जो मकसद है वो अपने केसेस को एक पॉलिटिकल केसेस के तौर पे बना के पेश करने का है, जिसमें इसीलिए अगर आप गौर करें तो उन्होंने डॉन लीग से मामला शुरू किया। हालांकि आपको याद होगा कि और धरने से मामला शुरू किया जो हुआ था, लेकिन आपको याद होगा कि 2014 के धरने के बाद जब ज़हीरुल इस्लाम साहब रिटायर हो रहे थे तो नवाज शरीफ साहब ने उनको फेयरवेल दिया था, वो तो उनको मिलने आए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि जब मुशाहिदुल्लाह जो थे उनको बरतरफ किया गया था इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये बात क्यों कही कि वो धरना जो था उसमें कुछ जो है वो इदारे मुलव्वस थे। उसके बाद जब डॉन लीक्स आई तो 3 प्रेस रिलीजेस आपको याद होंगी जो फेडरल गवर्नमेंट ने इशू की जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, और उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जिसने भी ये खबर लीक की है उसने मुल्क दुश्मनी की है और ये एक इंटरनल बात थी, उसको बाहर नहीं देना चाहिए था। और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद परवेज रशीद साहब को बरतरफ किया डॉन लीक्स के ऊपर। तो उसके बाद जब पनामा का केस आया है उसके बाद से भी नवाज शरीफ साहब को गिला जो है वो तो फौज से ये है ना कि आपने पनामा के केस में जब जो फौजी हजरात थे उनको चाहिए था कि हमारी मदद करते, उन्होंने हमारी मदद क्यों नहीं की है? बाकी जो सारा मामला है वो तो बाद का जो है वो सेकेंडरी मामला है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का एक बुनियादी मकसद है वो यही है कि वो खुद को एक सियासी प्रिजनर बना के पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने। ठीक है, लेकिन ये ठीक है, आपकी बात समझ आती है, लेकिन आप ही की हुकूमत ने एक कैबिनेट मीटिंग में एक कन्विक्टेड शख्स को पहली दफ़ा बरसगीर की तारीख में, साउथ एशिया की तारीख में इलाज के लिए, और इलाज भी कोई ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान में नहीं था, और इलाज उन्होंने कराया भी नहीं है अल्लाह की मेहरबानी से, और वो हैं भी ठीक हैं। तो आपने एक कैबिनेट फैसला करके उनको जाने दिया, और अब इन रिट्रोस्पेक्ट तो यही लगता है कि वो जो प्लेटलेट थेरी, दिल की बीमारी, ये सब चीज़ें जो है एग्जैजरेटेड पिक्चर थी, और आपकी कैबिनेट ने जो फैसला किया वो दर हकीकत एक सियासी फैसला था, पॉलिटिकल फैसला था। और अपोजिशन कहती भी यही है टेलीविज़न प्रोग्राम्स में, या दर पर्दा भी वो यही कहते हैं बिहाइंड द सीन्स कि दर हकीकत आपकी हुकूमत को स्टेबिलिटी चाहिए थी। आपका ख्याल ये था कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दें तो हुकूमत आसानी से गवर्न कर सकेगी, उनकी प्रेजेंस जो थी जेल में उसकी वजह से हुकूमत गवर्न नहीं कर सकती थी। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो पिटीशन आई है नवाज शरीफ साहब की तकरीरें रोकने में, उसमें भी हाई कोर्ट की जो एक थिंकिंग है वो यही है कि जी एक पॉलिटिकल कंटेंट को रोकना जो है हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने टर्न अराउंड तो कर दिया है, यानी BBC हो या चैनल 4 हो या अंग्रेज़ी के हो, बाहर से बैठ के वो यही साबित कर रहे हैं कि भी मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही है इमरान खान की गवर्नमेंट। तो फिर अब आपकी क्या काउंटर स्ट्रेटजी? ये बात ठीक है आपकी। और उस वक्त जब आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का फैसला हो रहा था तो मैं शायद उन चंद लोगों में था, 1-2 लोगों में जो ये कह रहे थे कि ये फैसला दुरुस्त नहीं होगा, और मैंने इसलिए ये बात की थी कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उनके बाहर जाने की वजह से ना सिर्फ ये कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक जो है आप समझिए कि कॉन्फिडेंस शेक हुआ, और आम जो हमारा वर्कर है स्पेशली उसने इसको इस तरह से लिया कि जो अमीर आदमी है
उसको अदालतें सजा भी दे दें तो वो सिस्टम को मैनूवर करके बाहर जा सकता है। लेकिन आपको याद है कि दूसरी सूरत में ये भी है कि उस वक्त ये भी मामला था कि जो तमाम डॉक्टर्स थे वो उन टेस्ट रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो नवाज शरीफ साहब ने करवाई थी, ये बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और अगर उनको बाहर नहीं भेजा गया तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होगा। और एक ऐसा माहौल बनाया गया मीडिया के ऊपर भी, आपको याद होगा जो बहुत सारे मीडिया एंकर जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी थे, उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि कितना ज़रूरी है नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना, और उसका फिर जो उस माहौल जो क्रिएट हुआ उसका विक्टिम कैबिनेट के भी काफ़ी लोग जो हो गए, जो ये समझते थे कि अगर नवाज शरीफ को खुदा ना खास्ता जेल में कुछ हो गया तो उसका कैबिनेट इतनी सादा है, कैबिनेट इतनी सादा है, आप लोग इतने सादा हैं कि इस तरह से नैरेटिव शेप करके दबाव में डाल के आपसे चीजें हासिल कर ली जाती हैं। देखिए, जो भी एक डेमोक्रेटिक कैबिनेट होती है, जो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को, मीडिया को इग्नोर नहीं करती। और अगर उसके जो उस वक्त कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ कि मैं तो खिलाफ था जाने के, और आपके सामने है कि मैंने आपके प्रोग्राम में भी उस वक्त आके ये कहा था कि नहीं जाना चाहिए। सही, मुझे पता है, आप सही कह रहे हैं, आप खिलाफ थे, आई नो दैट जी। लेकिन मैं टू बी फेयर टू अदर्स जिन्होंने कहा कि उनको भेज दें, मेरे ख्याल में उनकी जो जहन है, जहन साजी जिसको हम कहते हैं, वो अमल जो है वो मीडिया से होता है और पब्लिक सेंटिमेंट एक बनाया जाता है, उसमें कई लोग बह जाते हैं, मुश्किल होता है, ये कहना आसान है आपकी। तो फिर मीडिया में आप जरा नजर डालिए किस किस एंकर ने नहीं कहा कि उनको जाना चाहिए, और बहुत कम लोग, आप जैसे कुछ लोग थे जो कह रहे थे मैंने नहीं कहा चाहिए, मैंने नहीं कहा, बिल्कुल मैंने नहीं कहा, मैं कभी कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी हुई थी, मैं कभी कन्विंस नहीं हुआ कि इसमें कोई जेन्युइननेस थी उनके केस में। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब इस सियासत के खिलाड़ी हैं, नवाज शरीफ साहब इस सियासत के खिलाड़ी हैं। 1990 की सियासत में भी यही होता था, कभी लॉन्ग मार्च होती थी, कभी ट्रेन का होता था, फिर रैलीज होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को कमज़ोर किया जाता था। और ज़ाहिर है कि जो हुकूमत गवर्न करती है उसके सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं। अब नवाज शरीफ साहब कमाल महारत से लंदन से बैठ के अपने आप को एक सारी की सारी जो कहानी है करप्शन की, फाइनेंशियल करप्शन की, उनके ख़ानदान की, उसको वो बहुत तेज़ी से एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा कि फैटफ में क्या होगा, कश्मीर में क्या होगा, या बासमती पे हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है, ट्रेड का क्या होगा, वो अब इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं 30 चैनल। तो अब आपकी हुकूमत की फिर काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है? उन्होंने तो अपने करप्शन केसेस को एक पॉलिटिकल केस में कन्वर्ट कर लिया ना। उन्होंने तो जो सब अपने पत्ते हैं वो सामने रख दिए। हमारे पत्ते भी हमारे पास हैं, हम अपने पत्ते अपने वक्त आने के ऊपर शो करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता शो करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जो नवाज शरीफ साहब की गेम है, अच्छा, उसमें कोई जान नहीं है। और वो जान जो है वो इसलिए भी आपने देखा कि इतनी उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्पीचेस की, इतना उन्होंने सख्त मैसेज दिया। शहबाज शरीफ जेल भी चले गए, और उसके बाद आप लाहौर में PMLN का जलसा देखिए। यानी अगर जिस तरह मैंने कहा कि जो हकीकत है कि PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने जलसे अगर मैरिज हॉल में कर लें तो कन्वीनियंस रहेगा, क्योंकि इतने लोग आते नहीं हैं उनके जलसों में। तो लाहौर में आप देखिए कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद, नवाज शरीफ की इतनी सख्त तकरीर के बाद जो जलसा हुआ, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बुरी तरह पिट रहा है उनका नैरेटिव। और ये एक्चुअली कोई भी बंदा जो थोड़ी बहुत सियासत समझता होगा वो कभी ऐसी रैश हरकत नहीं करेगा जो नवाज शरीफ ने की। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एनालिस्ट रह चुके हैं, PTI के रहनुमा, कैबिनेट मेंबर हैं। उनका मौक़िफ़ अपोजिशन, उनका इस्तदलाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पे नहीं है। हालांकि अपोजिशन ने फैसला कर लिया है, कंबाइंड अपोजिशन ने, कि वो जलसों का आगाज़ कर रही है। पहला जलसा 18 अक्टूबर को कराची से होगा, उसके बाद पेशावर में, कोयटा में भी जलसे का प्लान है। लेकिन हुकूमत यही समझती है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब का। इसके बाद हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद एक डिस्कशन करते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत के हवाले से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आपने देखा वक्फे से पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैबिनेट मेंबर इमरान खान साहब के और पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे। जब हमने उनसे ये पूछा
और डिस्कशन इस हवाले से हुई कि अपोजिशन अब जलसों का आगाज़ कर रही है और आपकी हुकूमत जो है वो पैनिक में उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर रही है, कभी गद्दारी की, कभी किसी और चीज़ की, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की। तो फवाद चौधरी साहब ने ये बहुत ही दिलचस्प किस्म का मौका बयान किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो है इस किस्म के मुकदमे और FIR दर्ज करने की, चूँकि हम तो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पब्लिक ऑफिस को अब्यूज़ किया है, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। ये दर हकीकत कोई नैरेटिव को चेंज करने की, उसको एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल नैरेटिव में लाने की कोशिश जो है वो अपोजिशन की तरफ से हो सकती है। इसी दिलचस्प बात पे अब मुझे इस वक्त स्टूडियो में इस वक्त 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस नशिस्त में। मुझे लाहौर से जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं सीनियर तर्जयकार हैं, फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब हैं जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, एडवोकेट हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरह से। राना अजीम साहब एडिटर फोरम है, तज्जियाकार है, 92 न्यूज़ से वाबस्ता है, लाहौर स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट इन दिस नशिस्त। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वफात चौधरी साहब तो बड़े क्लियर है, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन का हालांकि ये कहना था, खाकार अब्बासी साहब ने तो बहुत ही धांसू किस्म की तकरीर की है। उन्होंने कहा कि हम तो इस किस्म की बगावत रोज़ करेंगे, लेकिन हुकूमत को ये शक है कि ये FIR जो लाहौर में दर्ज हुई है किसी एक बदर रशीद नामी शख्स से, इसका ताल्लुक PMLN से रहा है, ये PMLN का वर्कर रहा है और दर हकीकत ये जो पिटिशंस और FIRs आ रही हैं ये करप्शन के एक नैरेटिव को एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल नैरेटिव में, आइन, कानून, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या समझ आ रही? डॉक्टर साहब, कोई आज अगर FIR एक अकेला केस होता तो मैं फवाद चौधरी साहब को मानदान देता, मैं वैसे उनको मानदान देता हूँ कि फवाद चौधरी साहब बहरहाल एक उनके अंदर एक सैनिटी है, एक तरीके की चीज बंदे हैं, खुद वो लॉयर हैं और वो समझते हैं कि कई चीजें हुकूमत करेगी भी सही तो उनकी तबीयत में ग्रां गुजरती है या उनके उसके खिलाफ होता है तो उसमें थोड़ी सी उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है। लेकिन क्राइसिस ये है कि ये तो 20 तारीख को जब नवाज शरीफ साहब की पहली तकरीर हुई और पहली 2 अक्टूबर को जब दूसरी तकरीर हुई तो उसके अंदर और उसी में ही सारी चीजें जो है कुक अप करती रही। तो ये तो बयानिया था, मीडिया के ऊपर गद्दारी का इल्जाम जो है वो चल रहा था, मुख्तलिफ तरीकों से किया, फैमिली की तरफ से कुछ न कुछ आता रहा डॉक्टर साहब। हाँ। उसके बाद तो सुना के मैं इस चीज को उनको हुकूमत को मतलब मार्जिन दे भी सकता है, लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, क्या हुकूमत ने बगावत का कोई मुकदमा उनके इसे केस के इसे FIR के अलावा क्या बगावत का या गद्दारी का कोई मुकदमा हुकूमत ने कायम किया उनके खिलाफ? देखें, जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि मोदी के साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके, ठीक है, नवाज शरीफ पाकिस्तान से गद्दारी कर रहा है, हाँ, तो मुकदमा सेकेंडरी चीज होती है, पहली चीज परसेप्शन और मीडिया का है। ठीक। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जैसे एक बड़ा मुस्तहकम किस्म का बड़ा एक मैच्योर किस्म का इंटरव्यू आया, उन्होंने उनके अंदर बहुत सी बातें की जिसके दूर रस नताए निकलने थे, तो उन्होंने अब कह दिया। उसके बाद उनके सारे वजीरों का जो कल एक टिड्डी दल का लश्कर उन्होंने अनलीश किया, अब वो अपनी तरफ से चूंकि मीडिया को ऑक्यूपाई करना चाहते थे, बड़ी तरतीब से सुबह 9 बजे से लेकर रात तक, ठीक है, मुख्तलिफ मौके पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, ठीक है, तो उसके अंदर उनका जो क्रक्स था, ठीक है। अच्छा, इस पे एक काउंटर व्यू में ले लेता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ रहे जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। ये थोड़ी देर पहले जब मेरे साथ फवाद चौधरी साहब थे तो मैंने भी ये नुक्ता उठाया, मैंने कहा कि ये तो लग तो नजर आ रहा, समझ आ रही है कि नवाज शरीफ साहब डेस्परेटली ये चाह रहे हैं कि एवन फील्ड और अल अजीजिया और ये डिफरेंट कंपनीज का उनके खिलाफ जो करप्शन केसेस हैं उनकी कन्विक्शन हो चुकी भी है, ठीक है, वो यहाँ से चले गए और फिर बीमारी का बहाना करके यहाँ से चले गए, वो बीमार भी नहीं निकले उस तरह से। तो अब नवाज शरीफ साहब बहुत ही इंटेलिजेंटली, चूँकि वो एक माहिर मंजब सियासी खिलाड़ी हैं, वो इस सारी बसात को बदल के इसे आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन और इस किस्म की चीज़ों में और फिर ये इस्टेब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी ला रहे हैं। और ज़ाहिर है कि उनको एक ज़ाहिर है जब ऐसी बात करते हैं तो फिर उनको अमेरिका, बरतानिया और हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग भी उनको सपोर्ट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नदीम मलिक साहब के साथ बात करते हुए दर हकीकत इमरान खान हैज़ फॉलन इनटू नवाज शरीफ ट्रैप बाय बेसिकली खुद उन्होंने जब ये कहा कि भाई इंडिया के कहने पे कर रहा है तो नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को मदद हो गई है। मेरा ये आर्गुमेंट था, वो नहीं वैसे फवाद चौधरी साहब मानते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हैज़ फॉलन इनटू द ट्रैप, नवाज शरीफ की ट्रैप में फॉल कर गए। देखिए डॉक्टर साहब, इसके हम प्रॉन्ग्स देख लेते हैं। एक तो ये जो मुकदमा है
अब जैसे कि कौन सा वाला आपने ये जो गद्दारी का हुआ, ये तो FIR किसी अननोन आदमी ने जो पूछते हैं, अभी हमें बताएंगे। और बात ये है कि मुझे लगता है कि ये जो जलसों का पीडीएम ने अभी ऐलान किया है और कराची से शुरू हो रहे हैं, अब उन जलसों के लिए कोई इनको मवाद भी चाहिए, कोई टॉपिक भी चाहिए, कोई लोगों को स्टिमुलेट करने के लिए, वही बात हुई ना कि आप नैरेटिव चेंज करना है, सनसनी फैलाने के लिए, कि जैसे आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि जी हम रोज़ ये गद्दारी करेंगे, हालांकि वो आवाम की बात कर रहे थे कि जी अगर हम गुर्बत की बात करते हैं, महंगाई की करते हैं, आप कब ये बात करते हैं? आप तो ये बात करते ही नहीं। आप लोग जब भी बात करते हैं, चाहे पार्लियामेंट का फ्लोर हो, चाहे जलसे हो, तो उसमें बात होती है कि जनाब ये केसेस हैं, ये करप्शन है, फलाने को नहीं पकड़ा जा रहा, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं, हमने वो मौलाना साहब का पहला जलसा भी देखा, तो वहाँ पे जो आपका लसानी का वो मजहबी कार्ड को यूज़ किया गया आपके जलसों से। अब हम देखते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं पे हम एक नारा सुनते हैं कि जी आप लसानी और सुबाइयत, इसको भी जहाँ पे जो चीज़ फिट आ रही है वो यूज़ हो सकती है, वो यूज़ कर रहे हैं ये उन एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ये यूज़ कर भी लें, पंजाब के लोग एक चीज़ कभी बाय नहीं करेंगे। असल चीज़ तो होगी पंजाब से। KPK का इशू नहीं है, बलूचिस्तान में भी मौलाना साहब के हैं, वो लिमिटेड हैं। पंजाब के लोग कभी ये बाय नहीं करेंगे कि जनाब के कोई यहाँ पे ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो मुल्क से बाहर जो बैठे हुए हैं, ये जरदारी साहब जो के केसेस भुगता रहे हैं कि ये कोई अवाम के कॉज के लिए इन पे सख्ती हो रही है। पीपल अक्रॉस दिस कंट्री, पंजाब के लोग इतने सियाने और इतने अक्लमंद हैं कि उनको नहीं बेवकूफ बनाया जाता। नहीं सर, वो बेवकूफ तब बनाया जाता कि जब आपके सरे मल ना होते। बेवकूफ तब बनाया जाता कि एवन फील्ड के आपके अपार्टमेंट्स ना होते। बेवकूफ तब बनाया जाता आवाम को कि शुगर मिले तो है नहीं, और करप्शन की बातें हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी की बहुत इज्जत है। जब ख्वाजा आसिफ साहब ने 30 सितंबर को एक जगह पे कह दिया कि भाई मैं आसिफ जरदारी को ट्रस्ट नहीं करता, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरे उनसे ही सवाल पूछा गया है और उन्होंने उसका छप मैं देख रहा था टीवी में, उन्होंने कहा है कि मेरे दिल में जरदारी साहब के लिए बड़ी इज्जत है। जी, जरदारी साहब ने भी आज उनकी पेशी पे गलबन कोई बात की थी। ये वही जरदारी साहब हैं, आपके इल्म में होगा कि उन्होंने कहा था कि अब नवाज शरीफ का साथ देना गद्दारी के मुतरातिफ होगा। ये वही आसिफ अली जरदारी साहब हैं कि जनाब ये तैयारी कर रहे हैं ग्रेटर पंजाब बनाने की। तो ये बातें अवाम अपनी जो उनकी मेमोरी है उसमें मौजूद है, और यही वो बात है कि मौलाना को पीडीएम की सरपरस्ती दी नोइंगली कि ना पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोड्स पे लाना है, ना नून लीग के लोग आएंगे। अच्छा। और वो ये स्ट्रैटेजी है, वो ये जानते हैं कि जनाब मियां साहब और उनकी पूरी फैमिली तो एक लग्जूरियस लाइफ गुजार रही है लंदन में, और हमें ये कह रहे हैं कि हमारे करप्शन के केसेस खत्म। तो मौलाना की जिम्मेदारी है कि लोगों को। अच्छा राना अजीम साहब, ये जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर सामने आया है बदर रशीद, जिसने ये FIR दर्ज कराई है नवाज शरीफ साहब के सामने, फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमें ये पता नहीं है। हालांकि खाकान अब्बासी साहब ने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो बदर रशीद है इसके पीछे PTI के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन PTI के मिनिस्टर्स का ख्याल है कि ये बदर रशीद का तो हमसे ताल्लुक नहीं है, ये कोई सस्पिशियस मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहा है, करप्शन से इनटू पॉलिटिक्स ऑफ बगावत एंड गद्दारी। आपको क्या पता चला ये कौन आदमी है? देखिए डॉक्टर साहब, इससे मेरी जहां तक इतला है, मैं इससे मिला भी हूँ आज, क्योंकि हमने स्टोरी पे काम कर रहे थे। ये एक मुस्लिम लीग नून का साबिक कारकुन है, लेकिन इसने मुस्लिम लीग नून को छोड़े हुए को 3 से 4 साल इसे हो गए बात करने पर। मैं उसके घर तक गया हूँ और उसके दोस्तों से मिला हूँ, और मैंने आज प्रोग्राम में भी उसे लिया। और उसका वो एक है जरूर कि एक सियासी कारकुन रहा है, जनूनी सा लड़का है, और उसने FIR दर्ज कराई है, और ये वहां पे मामूली सा छोटा सा कारोबार करता है। और ये जिस दिन पहले दिन तकरीर हुई है, ये उसके दिन भी थाने गया है अपने साथ 15 से 20 लोगों को लेकर, उसके बाद भी गया है, सोशल वर्कर भी है, ये सारा कुछ है। और मजे वाली बात यह है कि ये बात एक चीज डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि मकामी तौर पर PTI, पीपल्स पार्टी या नून लीग, ये सारे जो लोग हैं परेशान थे कि इसने FIR किस तरह कटवा ली। और आज जब मैं उसे मिला, मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे कुछ नंबर्स दिखाए। वो नंबर जो थे, कुछ थे पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब के कुछ नंबर थे, और कुछ नंबर जो थे अमान के थे। अमान, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा जी इन नंबर से मुझे मुसलसल गालियां दी जा रही हैं, मुसलसल मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि तुमने FIR क्यों दर्ज कराई है। अच्छा, उनमें से एक नंबर जो था वो मुस्लिम लीग नून के एक ओहदेदार का था जो सऊदी अरब से है,
उसका नाम भी मुझे मालूम है, उसने बताया, उसने कहा जी मैं ये पुलिस को भी देने जा रहा हूँ। लेकिन ये बात एक बड़ी कन्फर्म है कि वाकई पीटीआई के जो मुकामी जुम्मेदारान थे, जो उसके घर के बिल्कुल पास रहते थे, वो उसके अलावा वहां ये जो लाहौर से तलक रखने वाले वुज़रा हैं उनके, उनमें से किसी एक को भी ये थानेदार कौन है? ये थानेदार कौन है जिसने ये एफआईआर दर्ज की है? ये थानेदार कौन है एसएचओ जिसने ये एफआईआर काटी है? ये मकसूद गुज्जर वहां पे एसएचओ है जी, थाने शादरा में, और एएसआई जो है वो रखा है जिसने एफआईआर काट। एसएचओ की मर्जी के बगैर या ऊपर से किसी की मर्जी के बगैर ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। अब इसकी अगली चीज ये देखने वाली होगी, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद तमाम टीवी चैनल्स जो है उस पर चल भी गया। अब पुलिस जो है, जब मैंने पुलिस के आला काम से पूछा, उन्होंने कहा जनाब ये इशू इतना सेंसिटिव था कि इस बार अगर हम एफआईआर ना देते तो फिर हमें किसी ना किसी तरफ से पकड़ हो जानी थी। अगर हमने एफआईआर दी है तो मेरिट पे दी है, और उसने हमें इसके बाकायदा तकरीर की जो सीरीज हैं वो हमें दी है, और बाकी चीजें हमें दी हैं। उसमें उसने जो नाम लिखाए हैं हमने लिख दिए हैं। अगर इन नामों में से कोई शख्स उस मीटिंग या इजलास में नहीं होगा तो जिमनी में जाके हम जो है उसको खत्म कर देंगे, और जो होगा उसको हम मेरिट भी करेंगे। और हम इसमें बाकायदा एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको दर्ज करना ही करना होता है। उसमें कि हमें सख्ती से आता है कि कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उसको दर्ज करें। हालांकि ऐसा होता नहीं, फौरी ये करते नहीं, लेकिन उन्होंने हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब हम इस पे जो उसका मौकफ है, उस बंदे ने जो मौकफ बयान किया, इस पे जो दीगर लोग हैं जिनको नामजद किया गया है, हम उनसे उनका मौकफ लेंगे और उसके बाद जो सच्चाई होगी सामने लाएंगे। लेकिन ये शख्स जो है ये एक यंग लड़का है, इतनी मतलब इसकी 40 से 45 साल के दरमियान इसकी एज है लड़के की, और ये किसी वक्त में खुद ये इकरार करता है कि मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन रहा हूं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी या नवाज शरीफ के घर आया था शादी पे, तो उसके बाद मैंने फैसला कर लिया था उनके साथ रहूंगा। ठीक, मैं जी राणा साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन की एफआईआर जिस शख्स ने दर्ज की है, ये खासा पुरसरार किस्म का मामला लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की 70 बरस की तारीख में बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ पर बगावत और गद्दारी के केसेस जो हैं वो कभी भी पनप नहीं सके, उनका कभी कोई लॉजिकल एंड नहीं हुआ, और हमेशा वो उनसे पॉलिटिकल माइलेज जो है वो डिराइव हुआ है। कभी भी किसी सियासी शख्सियत को या किसी सियासी पार्टी को इस किस्म के इल्ज़ामात से कोई सियासी तौर पर नुकसान जो है वो नहीं पहुँच सका, बल्कि पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। तो फिर ये शख्स कौन है, ये पुलिस ऑफिसर कौन है जिसने ये एफआईआर जो है वो दर्ज की है, और उस पर जो रद्द-ए-अमल हुआ है, सब पे मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा मैं चलता हूँ हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ, सीनियर तजज़ियाकार हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, ये जो हमें किस्सा समझ आ रहा है बदर रशीद का, ये तो कंपनी की मशहूरी का केस लग रहा है कि एक आदमी के पुराने ताल्लुकात थे पीएमएलएन के साथ, वो पार्टी का वर्कर था, मे भी किसी वजह से अलग भी था, उसको परसुएड किया गया, उसने एक एफआईआर दर्ज कर दी है जिसके ऊपर एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। बिकॉज सियासी तौर पर तो इस मुल्क में सबको पता है 70 बरस में कि यहाँ तो शेख मुजीब भी जो है उसको भी लोग गद्दार नहीं समझ रहे ठीक तरह से, बादशाह खान भी गद्दार नहीं है, तो नवाज शरीफ के बारे में क्या चलना है किसी केस में? ये तो बिल्कुल एक डब्बा बंद किस्म का केस है, और ये बेसिकली कंपनी की मशहूरी के लिए कायम किया गया। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। मैं जो फाजिल दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं पहले 3 फ्रेज यूज करते थे। एक है कि यू लिव बाय द स्टोर, यू डाई बाय द स्टोर। दूसरी है कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। ये जो नामालूम शहरी वल्द नामालूम शहरी पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में, अगर हम 4 इतने समझदार लोगों को नहीं पता तो फिर बाकी पाकिस्तान के लिए तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये नामालूम शहरी जो है ये साल की अदालत में कोई तकरीबन 300-400 एफआईआर करा चुका है, और सॉरी वो जो सो मोटो हो चुके हैं दरखास्त में। दूसरी बात, नहीं यही वाला नामालूम, मुझे बस 2 बातें करनी। नहीं, ये बदर रशीद ही कर चुका है ये सब कुछ। मेरा इनका नाम, इसमें एक चीज कॉमन है सब में। आप कह रहे हैं कि इस किस्म के नामालूम अफराद खड़े होते रहते हैं, मैं ये ट्रेंड है ना, लोगों की इंटेलिजेंस में छोड़ देता हूँ कि जब मैं नामालूम शहरी कह रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक कबील है। हब्बे को सही है। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि वाज़ेह हो जाए। आप कहते हैं कि यहाँ ये रवायत है, ये तरीका है, ये कन्वेंशन है कि नामालूम आदमी को कोई खड़ा करता है। आप इस मैं आमिर अब्बास साहब की मैं बड़ी जो है ना हमेशा बड़ी शौक सुनता हूँ, और इनकी लिए अर्ज है, और वो इसलिए हो सकता है कि मैं इनको नया पहलू बताऊँ। पंजाब की एक खसलत है जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े दानिशवर वो नहीं ऑब्जर्व करते। अब मुझे तो कोई तल्लुक नहीं नवाज शरीफ का क्या बनता है, किसका पारीना है, कोई मुस्तबिल है नहीं, से रियासत में टकराव होता है नहीं होता, उसमें हमारा परमानेंट हिस्सा है।
पंजाब के अंदर एक ऐसी चीज है जो मैं दोस्तों को जो मुझे बहुत सीनियर है अकल दानिश में और मीडिया में उनको समझाता हूँ, जो लेफ्ट के हैं या राइट के हैं, जो लंबी सियासत 50 साल से कर रहे हैं। 66 के अंदर भुट्टो साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट को तड़ी लगाई तो सिंध में पॉपुलर नहीं हुए, वहां तो वो डेरों ने उनको दे दिए। पंजाब ने एक सिंधी को जिसके बारे में जानते तक नहीं थे, इमरान खान साहब तो जाने पहचाने आदमी हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, तो वो नॉन एंटिटी सिर्फ इस वजह से पंजाब पॉपुलर हुए। नवाज शरीफ फौज की नर्सरी में परवान चढ़ा, किसको नहीं पता क्या कब उसको क्लीयरेंस मिली, जब 93 में उसने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारा लगाया। 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब निकले, ना गाड़ी से निकल सकते थे ना कोई जलसा कर सकते थे, मैं कहता हूँ कि कहीं नहीं निकले, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक उनकी कैंपेन, क्योंकि उनको एक उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको बेइज्जती से निकाला, पंजाब खड़ा हो गया। 2018 में नवाज शरीफ ने कैंपेन चलाई जनवरी फरवरी मार्च में इंग्लैंड जाने से पहले, ठीक है, और हकीकत यह है कि 1 करोड़ 30 लाख वोट्स हुए हैं। अच्छा, मैं सबको ले लूं जरा। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पंजाब, एक बात आखिरी सुन पंजाब में एक बात आखिरी सुन ले, और वो ऐसे आमिर साहब ने की है, इससे मैं बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक, आमिर साहब, ये जो बात है ना, ये शुरू किससे की? ये जो वो धरना था फैजाबाद का, रिलीजियस कार्ड, जासमीन राशिद साहब ने इलेक्शन लड़ा उन्होंने जिम्मी कुलसुम नवाज साहब के मुकाबले में, था कि जी पासवान खत्म नबुव्वत, फिर ये किनको गोलियां लगी थी तो इस रिलीजियस कार्ड की। अच्छा, मैं टाइम नहीं है बहुत सर, टाइम नहीं है। राजा साहब, ये क्विक रिस्पॉन्स है, ये क्विक रिस्पॉन्स। हफीज साहब, टाइम नहीं और जी डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। एक बात तो ये जो FIR की हद तक, सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि मुझे भी 30 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में, और बड़े सामने क्राइम्स होते हैं और पुलिस हेजिटेंट होती है, FIR लॉन्च नहीं करती और 22A की दरखास्तें देनी पड़ती हैं और फिर जाके कहीं FIR लॉन्च होती है। एंड आई एम शॉक टू सी कि पूरी बड़ी पार्टी को उन्होंने उठा के इसमें डाल दिया और इतनी जल्दी। दिस इज अगेन, जैसे कि न्याजी साहब ने कहा, नामालूम अफराद जो आते हैं, कोई किस कॉर्नर से आता है, कोई किस कॉर्नर से आता है, कोई डॉन लीग्स के जरिए आता है, कोई किधर से आता है। अब इन्होंने बिल्कुल बात की कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की हद तक बात है तो पंजाब में हमें याद है पीपल्स पार्टी के दौर में बड़े कोड़े खाए, ठीक है, लेकिन दो चीजें अलहदा कर दीजिए, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान। अगर हिंदुस्तान का बयानिया पंजाब में आता है तो पंजाब के लोग कभी हिंदुस्तान के बयानी को, कभी मोदी को, कभी इन चीजों को खड़े नहीं हो सकते, उनको कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, कभी बाय नहीं करेंगे कि जनाब हिंदुस्तान और आप हिंदुस्तान। हाँ, अगर आप चले जाएंगे, आपने तकरीर करनी है बलोचिस्तान में, तो वहाँ पे आपको याद होगा नैप के ज़माने में भी गद्दारी की बातें हुई और वहाँ पे ये बड़ा एक थोड़ा सा बिक जाता है, ये चीज़ें ANP बाचा खान के उधर भी थोड़ी बहुत बिकेंगी, लेकिन ओवरऑल आपने देखा होगा कि पीपल डू नॉट बाय कि आप हिंदुस्तान का किसी किस्म का नैरेटिव इस राणा साहब, ये जो बदर रशीद के बारे में मैं थोड़ा सा सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये शख्स ने तो ये पहली FIR दर्ज कराई है। वो जो बात कर रहे हैं न्याजी साहब, वो कहते हैं कि ऐसा होता रहता है और मुख्तलिफ ताकतें करवाती हैं, लेकिन इस शख्स ने तो पहले ही कराई है अपनी FIR, इसकी हिस्ट्री नहीं है। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि मैं सबकी बड़ी कदर करता हूं, लेकिन जो उन्होंने जिस शख्स के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की है या जिसको जो बनाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है। मैं एक रिपोर्टर हूं और मैं फील्ड में काम करता हूं, मैंने उसको जाके चेक किया है। उस बेचारे को तो शायद जिसके साथ नामलूम के साथ मिलाना चाहते हैं, उसे ये भी ना पता उनका दफ्तर कहाँ पे है या किसी का क्या है। ये एक रिवाज बन चुके हैं। देखिए, आप और क्यों नहीं काम कर रहे कि 3 या 4 दिन पहले एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ था, वो हुआ था सेंटर थाना गुजरांवाला में, जिसमें ASI मोहम्मद अख्तर जो है ये उसमें मुद्दई है। अच्छा, उस मुकदमे में आप देखें 505, 120B और 124A यानी उकसाने के लिए उसमें लिखा गया है उस FIR में भी कि ये वहां पे कैप्टन सफदर ये करता रहे, इसके खिलाफ किया, दारों के खिलाफ तनकीद की है, उसमें पुलिस मुद्दई है, उसमें पुलिस मुद्दई है। अच्छा, उस मुकदमे पे तो कोई नहीं कहा, अच्छा, उस मुकदमे पे कुछ नहीं कहा, और ये बिल्कुल ये उसमें मुद्दई है, बिल्कुल सही। अच्छा, वक्त ही खत्म हो गया मेरा, राणा साहब, वक्त मेरा
राणा साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया है, अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये सारी बहस आपने देखी, हमें खासी हैरानगी और तशवीश है कि ये जो बदर रशीद है, इसने ये किसके ईमा पर ये अजीबोगरीब किस्म की FIR करवाई है। बिकॉज पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि इस किस्म के FIR और केसेस से सिर्फ सियासी तौर पर फ़ायदा ही उठाया जा सकता है, इससे और कुछ भी नहीं होता। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।